टाइट है, दोनों साथ साथ जाएंगे, नीचे वाला ऊपर वाले को घसीटता हुआ लाएगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो A1 A2 बराबर होंगे और टेंशन जीरो नहीं होगा। दूसरा सवाल, अगर μ1 बड़ा हो μ2 से, μ2 छोटा हो, तो ये तेज से भागेगा, ये धागा स्लैक हो जाएगा, स्ट्रिंग स्लैक हो जाएगी, और जब स्लैक हो जाएगी तो फोर्स ही लगना बंद हो जाएगा। तो जब ये ढीला ढाला हो जाएगा तो ये स्वतंत्र, ये दोनों इंडिपेंडेंट मोशन करने लगेंगे अकेली बॉडी की तरह। बताओ इस केस में जो A1 A2 की वैल्यू होगी वो कितनी होगी, वो हम निकालेंगे, वो हम रटा नहीं रहे आपको, वो हम कैलकुलेट करेंगे, कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे। बस आपको समझना ये है कि दोनों का एक्सेलरेशन सेम होगा या अलग अलग होगा। सेम कब होगा? जब आगे वाला तेज दौड़ना चाहेगा, रस्सी को टाइट रखेगा, खींचता हुआ पीछे वाले को लाएगा, तब सेम एक्सेलरेशन से होगा। पर पीछे वाला अगर तेज दौड़ेगा तो उसका एक्सेलरेशन अगर ज्यादा होगा तो धागा जो स्ट्रिंग होगी वो स्लैक हो जाएगी, और जब ढीली हो जाएगी तो ये टेंशन ही जीरो हो गया। और जब 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 रस्सी ढीली हो गई तो उसका होना या ना होना एक ही बात है, तब वो सिंगल बॉडी की तरह दोनों बॉडी मूव करेगी। इस केस में जब μ1 ऊपर वाले का अगर μ छोटा है, μ2 μ1 बड़ा है, तो टेंशन क्या हो जाएगा? स्ट्रिंग हमारी स्लैक्ड हो जाएगी, ढीली हो जाएगी, और इसका एक्सेलरेशन A1 जो A2 होगा, A1 अलग हो जाएगा g sin थीटा माइनस μ1 g cos थीटा, और A2 हो जाएगा g sin थीटा माइनस μ2 g cos थीटा। ये आ जाएगा और टेंशन कोई नहीं होगा। और सी पार्ट, अगर μ1 μ2 बराबर है, मान लेते हैं μ के बराबर है, दोनों इक्वल, कोई बड़ा कोई छोटा नहीं, तो फिर A1 A2 बराबर तो होगा g sin थीटा माइनस μ g cos थीटा, परंतु टेंशन नहीं होगा, क्योंकि टेंशन तभी आता है जब हम स्ट्रिंग को खींचते हैं। अब हम दो लोगों के बीच में रस्सी बांध दो, आगे वाला पीछे वाला तेज नहीं दौड़ रहा, पर आगे वाला भी तो तेज नहीं दौड़ रहा है, तो स्ट्रिंग जिस लेंथ पे बांधोगे उसी लेंथ पे बनी रहेगी। लूज बांधोगे, लूज, टाइट करने के लिए आगे वाले को थोड़ा जोर से खींचना पड़ेगा, तभी तो टाइट होगी। भले ही फुल लेंथ पे स्ट्रिंग कनेक्टेड हो, बट टेंशन नहीं होगा, बिकॉज आगे वाली बॉडी तेज चलने की टेंडेंसी नहीं है, फ्रिक्शन कोफिशिएंट इक्वल है, तो उसमें टेंशन नहीं आएगा थ्रेड में। पर चूंकि म्यू की वैल्यू सेम है इसलिए एक्सेलरेशन इक्वल आ जाएगा। तो तीनों पॉसिबिलिटी समझ में आ गई। अब एक बात बताओ, अगर ये धागा ना होता, रॉड होती, रॉड, तब तो हमेशा ही सेम एक्सेलरेशन होता। रॉड बांध दिए दोनों में, थ्रेड थोड़े ना है, स्ट्रिंग थोड़े ना, रस्सी थोड़े ना है, रॉड बांध दिए आपने। बताओ बेटा, रॉड में तो क्या है, चाहे पीछे वाला अगर तेज भागेगा तो धक्का लगेगा, आगे वाला तेज भागेगा तो घसीट लेगा उसको। तो रॉड के केस में कोई दिमाग नहीं लगाना, ऑलवेज A1 इक्वल टू A2 होगा। एक केस और बताना जरा सोच समझ के, ये मैं आपको लिखवाऊंगा नहीं, सवाल जरूर कराऊंगा। एक ब्लॉक ऐसे है और उसके कांटेक्ट में दूसरा ब्लॉक रखा है, इस बार धागा थ्रेड नहीं है। अब बताओ, ये μ1 है, ये μ2 है। अब सोचो, अगर μ1 कम है तो ये तेजी से भाग जाएगा, कांटेक्ट रहेगा कि छूट जाएगा? ये क्या इसको पुश करेगा तब? तो अगर μ1 μ2 से छोटा है तो आगे वाला तेजी से भाग जाएगा, कांटेक्ट रहेगा ही नहीं, इंडिपेंडेंट हो जाएगा। मतलब एक का एक्सेलरेशन हो जाएगा g sin थीटा माइनस μ1 g cos थीटा, और दूसरे का हो जाएगा g sin थीटा माइनस μ2 g cos थीटा। पता होगा कि नहीं होगा? ठीक। और अगर μ2 छोटा है μ1 से, अगर ऊपर वाले का μ छोटा है तो जोर से भागेगा, तो जोर से भागेगा तो इसको क्या करेगा? पुश करेगा, तो साथ साथ जाएगा। यानी अगर कांटेक्ट में रखे हैं, दो लोग चिपके रखे हैं, तो जब पीछे वाला धक्का मारेगा तो साथ साथ चलेंगे, और धागे से बंधे हैं तो आगे वाला जब खींचेगा तब साथ साथ चलेंगे। यानी इस केस में दोनों साथ साथ तब चलेंगे जब μ2 की वैल्यू μ1 से छोटी हो। बात समझ रहे ना? क्योंकि जब μ2 छोटा होगा तभी तो इसको पुश करता हुआ नीचे लाएगा, और अगर μ1 μ2 बराबर है तो भी एक्सेलरेशन सेम होगा, साथ साथ चलेंगे, लेकिन तब ये इसको पुश नहीं करेगा। और कितनी बार पढ़ा चुके हैं, नॉर्मल रिएक्शन तभी लगता है जब कांटेक्ट होने के साथ साथ हम पुश करते हैं बॉडी को। जब तक पुश नहीं करते, धक्का नहीं देते, तब तक नॉर्मल रिएक्शन नहीं लगता है। तो क्या ये सब फटाफट नोट कर लो। दो सवाल करते हैं हम लोग, एक थ्रेड वाला और एक कांटेक्ट वाला।
पिछली क्विज डिस्कस कर ली थी, समय क्यों नहीं मिला? हम दे के गए थे क्विज अपने सामने, 6 सवा 6 तक पढ़ाया था। अच्छा, तो फिर क्विज बेकार हो गई, वो क्विज बेकार हो गई फिर वो। घर पे रख ली होगी, करा नहीं होगा, बिल्कुल नालायक हो। हाँ, तभी तो हम चाह रहे थे रिवीजन हो जाए सबका। उसको करा तुमने? बस सर एक ही क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ा जिसमें 20 सेकंड। तो जिसने सॉल्व किए हो और ना आया हो तो आयुष से आंसर पूछना। अवनी तुमने की क्विज? रख ली, दे के हम डंडा लाएंगे कल से। आई नहीं तो क्विज ले लेना अभी क्लास। यस को तो ये लोग क्लास का सदस्य ही नहीं मानते कि यस यस तो कभी कभी गेस्ट अपीयरेंस देता। अब हम लोग यस के लिए आश्चर्य नहीं होता है, मतलब यस, अच्छा यस नहीं आया, हाँ अरे तो रोज की बात है उसकी। हम लोग ऐसे सोचते हैं। कल वैक्सीन का सेकेंड डोज लिया, अभी पैरासीटामोल खाया, दर्द हो रहा था थोड़ा सा। कल नहीं समझ में आया, आज दिक्कत हुई, आज हल्का सा फीवर आया है, इसलिए पसीना निकल रहा पैरासीटामोल की वजह से। पीछे वाला दरवाजा आदित्य जरा ऐसे खोल दो। लिख लिया भाई? चलो एक क्वेश्चन करते हैं फ्रॉम कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स। दो है, एक 11th का, एक 12th। आओ एक क्वेश्चन करते हैं बच्चों। ये एंगल 37 डिग्री है। ये ब्लॉक 10 किलोग्राम मास है, ये 20 किलोग्राम मास है। ये फ्रिक्शन कोफिशिएंट 0.2 है, चलो 0.4 है, और ये फ्रिक्शन कोफिशिएंट 0.3। μ1 है 0.4 और μ2 ऊपर वाले का है 0.3। ये 1 है बेटा, ये 2 है बॉडी, है ना। अब आपको ये फिक्स्ड है, रफ है। साइन 37 3/5 है, यही कॉस 53 है, कॉस की जरूरत ही नहीं है। कॉस 37 है 4/5। तो आपको ये बता रहा है बेटा कि एक्सेलरेशन क्या होगा। फाइंड आउट एक्सेलरेशन ऑफ बोथ ब्लॉक्स, नॉर्मल बिटवीन द ब्लॉक्स, नॉर्मल बिटवीन द ब्लॉक्स। इंक, अरे यश इंक दे दो।
करते हैं इस सवाल को। लेट्स सी, देखते हैं। रॉन्ग है वैसे। सबसे पहले दो ब्लॉक कांटेक्ट में है बच्चों, नीचे वाला 1 है, ऊपर वाला 2 है। अब आप देखिए, सबसे पहले तो आप ये देखिए tan थीटा की वैल्यू होगी 3/4, tan 37 3/4 होता है, जो कि 0.75। ये μ1 से भी बड़ा है और ये μ2 से भी बड़ा। इससे ये कंफर्म होता है कि दोनों बॉडी डाउनवर्ड स्लिप करेगी या नहीं। अब लेकिन हम देख पा रहे हैं ऊपर वाले का म्यू छोटा है, तो इसकी टेंडेंसी जोर से स्लिप करने की होगी, एक्सेलरेशन अधिक होने का होगा टेंडेंसी पर। लेकिन कांटेक्ट में है, तो जब ये तेज दौड़ना चाहेगी, अधिक एक्सेलरेशन से मूव करना चाहेगी, तो ये नीचे वाली बॉडी को पुश करते हुए आएगी। इसकी वजह से दोनों ब्लॉक्स का फाइनल एक्सेलरेशन इक्वल होगा और दोनों ब्लॉक का इंडिपेंडेंट मोशन नहीं हो पाएगा, जो कि एक सिंगल बॉडी की तरह। मतलब हम यहाँ पर ये फॉर्मूला नहीं लगा सकते g sin थीटा माइनस म्यू जी cos थीटा। ये तभी होता है जब एक बॉडी अकेली फिसल रही हो किसी इंक्लाइंड प्लेन पे, याद है ना। देखते हैं, लेट्स इससे ये डिसाइड हो गया बेटा a1 इक्वल टू a2 होगा। तो यहां से ये डिसाइड हो गया a1 इक्वल टू a2 होगा, मान लेते हैं a होगा। तो बेटा दोनों बॉडी का एक्सेलरेशन सेम होगा। प्लीज ध्यान दें सभी बच्चे, यहां पर इस वाले का mg cos थीटा लगेगा, तो 10g cos 37, ये लगेगा 20g cos 37, इधर लगेगा n1 नॉर्मल और इधर लगेगा n2 नॉर्मल। तो देखिए n1 कितना है बेटा, n1 है 100, कॉस्ट होता है 4/5 80, और इसी तरह से n2 हो जाएगा 20g, ये 160। तो पहले वाले का जो फ्रिक्शन आ जाएगा Fr1, क्योंकि स्लिप करेंगी तो काइनेटिक लगेगा दोनों में, क्या होता है μ1 है 0.04 इंटू क्या आएगा बेटा, इंटू 80 32, और Fr2 आ जाएगा 64 न्यूटन। सिमिलरली ये हमने पहले नॉर्मल और फ्रिक्शन की वैल्यू निकाल ली बेटा। दोनों नीचे की तरफ फिसल रहे हैं, देखो, तो इसका जो फ्रिक्शन होगा वो Fr1 ऐसे लगेगा, इस पे फ्रिक्शन Fr2 ऐसे लगेगा, और इसका mg sin थीटा और इसका mg sin थीटा दोनों ऐड हो जाएगा, तो 30g sin 30 लगा ले रहे हैं दोनों का ऐड करके। एक्सेलरेशन निकालने के लिए पूरे को सिस्टम मान के करेंगे। आओ देखो, तो एक्सेलरेशन निकालने के लिए पूरे को सिस्टम मान लेंगे, तो इधर की तरफ लग रहा है 30g sin 37, तो कितना आएगा 300 इंटू 3/5, कितना आएगा जोड़ो 180 आएगा। और जो नेट फ्रिक्शन हो गया दोनों मिला करके टोटल कितना हो गया, इधर की तरफ फ्रिक्शन देखो 64, ये कितना है 60, ये 32 है और ये 64 है। और ये जो नॉर्मल लग रहा था इन दोनों के बीच में, कैसा फोर्स हो जाएगा, इंटरनल। अभी हम नॉर्मल नहीं निकालेंगे, अभी हम एक्सेलरेशन निकालेंगे, तो पूरे को सिस्टम मान के एक्सेलरेशन निकालेंगे। अरे सुन रहे हो कि नहीं, तो पूरे को सिस्टम मानेंगे तो डाउनवर्ड फोर्स क्या आ जाएगा 180। आप समझ रहे ना, ऐसा ये लगा रहे हैं इन दोनों का जो m1 प्लस m2 g sin थीटा, ये ले रहे हैं माइनस Fr1 माइनस Fr2 इज इक्वल टू m1 प्लस m2 a। ये न्यूटन्स लॉ लगा रहे हैं, समझ रहे ना। दोनों का mg sin थीटा डाउनवर्ड लगेगा, फ्रिक्शन दोनों के घट जाएंगे, नेट फोर्स हो गया सिस्टम पे, टोटल मास सिस्टम का m1 प्लस m2 इंटू a होल सिस्टम। क्योंकि एक्सेलरेशन सेम है तो सिस्टम बाउंड्री मेथड लगा रहे हैं बेटा। बताओ, अब ये वाला फोर्स आ रहा है ऐड होके 180, ये दोनों जोड़ के हो जाएगा माइनस 96, और ये 30 इंटू ए कितना है बेटे 84 2.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये ए आ गया। अब ए आ जाने के बाद यदि हमें नॉर्मल रिएक्शन निकालना हो तो किसी एक ब्लॉक का एफबीडी बनाएंगे बेटा, ओनली वन ब्लॉक। बताओ ऊपर वाले का बनाएंगे नीचे वाले का, मैं नीचे वाले का बनाऊंगा।
10 kg वाले ब्लॉक को देखेंगे तो इसका ये वाला फोर्स लगेगा 10G sin 37, 10G cos 37, ये नॉर्मल, ये फ्रिक्शन है जो 32 लग रहा हो। देखो ऐसे नॉर्मल लग रहा होगा कि नहीं? ये वाला ऊपर वाला ब्लॉक नीचे वालों को नीचे की तरफ पुश कर रहा होगा। ए निकाल चुके हैं, उसी ए को यूज करके फिर से नीचे की तरफ लगा देंगे। दो फोर्स नीचे लग रहे हैं तो जोड़ देंगे और देखो तो ये अकेला क्या है 100, ये 60 हो जाएगा और प्लस नॉर्मल माइनस फ्रिक्शन 32। बताओ बेटा ये एफ हो जाएगा इज इक्वल टू मास 10 और एक्सेलरेशन 2.8। क्या यहां से नॉर्मल रिएक्शन आ जाएगा? बस खेल खत्म हो गया। यस शाश्वत, हाँ म्यू2 है। उल्टा लिख दिया क्या? सब सवाल गलत करा दिया। अरे यार बता नहीं रहे, सब गड़बड़ करा दिया पूरा कैलकुलेशन। म्यू 1.4 था तुमने ठीक तो किया यार। ओहो 0.3 था ये तो 0.3 इंटू 160। ये 64 कौन बोला था? ये फ्रांस ने बोला। 48 और ये 32 80। तो ए की वैल्यू आ रही है 3. तो यहां पर ये रख लेंगे, अब आ जाएगा। ध्यान दिया करो, कॉन्सेप्ट समझ में आया? रटना नहीं है बच्चों, समझ के करो। पहले ये जब भी ऐसा क्वेश्चन देखोगे पहले ये डिसाइड करोगे कि दोनों का एक्सेलरेशन इक्वल होगा या डिफरेंट होगा। अरे यार मन में करा सही है, मन में 80 था, लिख 100 दिया है। 100 एक्चुअली आ रहा था, इसे कहते हैं सिंक्रोनाइजेशन डिले। क्या बात पकड़ी, बिल्कुल सही। ये मैंने बताया क्या इससे पहले कभी? ये मतलब मेरे जैसे टैलेंटेड लोगों के साथ होता है जिनका दिमाग तेज चलता है। इनपुट डिवाइस जब ज्यादा तेज होती है और आउटपुट डिवाइस के साथ कर नहीं पाती तो जवान का लड़खड़ाना, कई बार आप बहुत ज्यादा तेज बोलना चाहते हैं तो आपकी जवान साथ नहीं देती, ये सिंक्रोनाइजेशन डिले कहलाता है। सच में होता है। अरे हम कंप्यूटर साइंस के विद्यार्थी रहे हैं भाई, बीटेक इन कंप्यूटर साइंस यार। 7.89 CGPA था यार। तो ऐसा भी नहीं कि 6 पॉइंटर और 5 पॉइंटर वाले बंदे ठीक ठाक पॉइंटर रखे थे यार। पढ़ते नहीं थे वो अलग बात है, बीटेक में इंटरेस्ट नहीं था, टीचिंग में ज्यादा इंटरेस्ट था। एकांश, एकांश नाम बड़ा यूनिक है तुम्हारा यार। एकांश मतलब एक अंश, वही हुआ ना? एकांश तुम देख डालो लेक्चर सारे, एक एक करके देख डालो। आयुष पढ़ाया करो उसको। कब? वो बेटर है, लाइव फिर बच्चे अटेंड नहीं कर पाएंगे ना। नहीं, गूगल मीट पे आवाज नहीं आती। हाँ ये जूम पे बार बार वो करना पड़ेगा। तो पेड लीजिए सर। ना उसमें रिकॉर्डिंग हो जाती, बस 40 मिनट बाद रिन्यू करना पड़ेगा। अगर पेड नहीं है, अगर पेड ऐप नहीं है, हाँ पेड ले लेंगे, जूम पे लेने लगे क्लास। जूम पे क्या है ना, बार बार एडमिट करना पड़ता है, इसमें अच्छा चलो तुम कह रहे हो तो इस पे अमल करेंगे। उस क्लासरूम में दिक्कत नहीं हो रही, इस क्लासरूम में थोड़ा नेटवर्क वीक हो जाता है। इसका सोल्यूशन ये राउटर यहाँ लगा दो।
फर्स्ट लेक्चर में शुरुआत में आवाज थोड़ी वैसी है, तुम लोगों के लिए है वो कौन से, इसीलिए तो पब्लिक नहीं करते हैं। ये लेक्चर पब्लिक कर देंगे तो सब्सक्राइब करना दूर, 2-4 अनसब्सक्राइब और कर ले जाएंगे। अब यूट्यूब वाला कंटेंट बनाने वाले हैं, विधिवत बनाएंगे उसको। हटाए बेटे। आयुष तुमने एससी वर्मा ले ली? 1-2 दिन में, परसों तक चाहिए मेरे पास, सबके पास एससी वर्मा चाहिए परसों तक, ठीक है? चलो, ये 2 किलोग्राम की बॉडी है, ये 4 किलोग्राम की बॉडी है, ये म्यू1 है, ये म्यू2 है। म्यू1 0.2 है, म्यू2 0.4 है। ये ब्लॉक ए, ये ब्लॉक बी। बताओ, पहले देखकर बताओ कि A1 A2 इक्वल होगा कि अलग अलग होगा? बारिश हो रही है, देख के सोच के बताओ, अलग अलग होगा? अलग अलग होगा। चलो विष्णु तुम समझाओ कैसे अलग अलग होगा। किसका बड़ा है? म्यू2 बड़ा है, उससे क्या होगा? आगे वाले का म्यू कम है तो ज्यादा एक्सेलरेशन होगा और ये छोड़ देगा पीछे वाले को, चिपका तो है नहीं। जिसका म्यू कम है वो तेजी से निकल जाएगा आगे की तरफ। अरे नहीं निकलेगा मुस्कान बेटा, है? तो भैया अलग अलग हो जाएंगे। जब अलग अलग हो जाएंगे तो एक एक बॉडी की तरह अलग अलग चलेंगे, फिर तो दोनों में कोई कंबाइंड रिश्ता है नहीं, तब तो सीधे फॉर्मूला लगा लेंगे। कौन सा वाला? A1 होगा जी साइन थीटा माइनस म्यू1 जी कॉस थीटा, और A2 होगा जी साइन थीटा माइनस म्यू2 जी कॉस थीटा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ वो तुम निकाल। अच्छा साइन 30 साइन 53 उल्टा कर दो, साइन 37 वाला कॉस में बस इंटरचेंज हो जाती है वैल्यू। एक और सवाल जल्दी फटाफट करेंगे बिना टाइम का लॉस करते हुए। अब की बार हमने ये 3 kg की बॉडी है, 5 kg की बॉडी, इसको स्ट्रिंग से कनेक्ट कर दिया। अब देखो, एक बार आईआईटी वालों ने इस पे क्वेश्चन बनाया था, पता कैसे बनाया था? एक स्ट्रिंग दे दी थी और उन्होंने कहा था कि एक बॉडी पे फ्रिक्शन कोफिशिएंट 0.2 है और एक बॉडी पे 0.2 से मूव कर रही है कि स्ट्रिंग टाइट है। तो बताइए दोनों का कंबाइंड एक्सेलरेशन क्या होगा? अब कुछ बच्चे रोने लगे, सर बताया ही नहीं है किसका 0.2 है किसका 0.4 है। क्या बताने की जरूरत है? जब उसने ये कह दिया स्ट्रिंग टाइट है तो नीचे वाले का म्यू कम होगा, ये तेज भागेगा तभी टाइट रहेगी। बताओ, अरे बिल्कुल सिंपल बात है, सड़ी बात है एकदम। तो मैं तो दे देता हूँ, म्यू1 है 0.2 और म्यू2 है 0.4 इसके। चलो एक्सेलरेशन निकालो, टेंशन निकालो, A1 A2 निकालो। बताओ इक्वल होंगे कि नहीं होंगे? इक्वल होंगे ना? तो A1 A2 निकालो, टेंशन निकालो। बच्चों क्विज पूरी सॉल्व किया करो, सरल हो चाहे कठिन हो, पूरे एक एक क्वेश्चन को उसके सॉल्व करके आया करो, ठीक है? और डिस्कस कर लिया करो। अगर कोई डाउट रह जाता तो ऐसा नहीं होना चाहिए कोई जो क्विज कर नहीं रहा। क्विज का हर लेवल पे फायदा होगा। मतलब ये मान लो नीट, जेईई मेन और बोर्ड तीनों कवर होंगे क्विज से, बस केवल एडवांस, और एडवांस की 60% फाउंडेशन तैयार हो जाएगी इससे।
40% बस थोड़े अच्छे क्वेश्चन सॉल्व करने रह जाएंगे, क्योंकि बच्चे जब अच्छे क्वेश्चंस आते हैं इसीलिए नहीं कर पाते क्योंकि बेसिक कॉन्सेप्ट वीक होता है, सोचने का तरीका अच्छा नहीं होता फिजिक्स को। 10 बड़े बड़े सवाल लगाने से फिजिक्स अच्छी नहीं होती है। कई बार बच्चे कहते सर ये किताब लगा लें, अब हम लोग कोई किताब लेकर लगाते क्या, हमको तो सवाल बनाते चले जाते हैं, हम लोग करते जाते। कॉन्सेप्ट होता है मेन कि भाई कॉन्सेप्ट आपको सीखने हैं। सार्थक, आदित्य, अब मैं टेस्ट लेने वाला हूँ बहुत ही जल्द। स्कूल के सबके टेस्ट हो चुके हैं, खत्म हो गए ना स्कूल टेस्ट। अब तुम लोग ऐसे तो चलते रहेंगे। इस संडे में एक पेपर ले रहा हूँ बेहतरीन 2 घंटे का फिजिक्स का। ले लेंगे क्या मंडे का पेपर, तुम लोग की जो है किसी दिन क्लास में ही ले लेंगे, बिना बताए हम लेते हैं हमेशा टेस्ट। आयुष तुम लापरवाही न दो, किताब ले लो, किताब ले लो। क्या हुआ? देखो बेटा, सबसे पहले तो हमने ये डिसाइड किया कि tan थीटा μ1 μ2 दोनों से बड़ा है। स्लिप दोनों करेंगे, दोनों के स्लिपिंग होने के चांसेस हैं, स्लिप करेंगे। लेकिन हमने ये भी देखा कि नीचे वाले का म्यू कम है तो ये साथ साथ आएंगे और स्ट्रिंग में टेंशन होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, 2 ऑप्शन, या तो दोनों बॉडी के लिए अलग अलग न्यूटन्स लॉ लिख लो, बट हमारी आदत है कि जब हम एक्सेलरेशन निकालते हैं तो हम पूरा सिस्टम ले लेते हैं।
या अगर आप ना लेना चाहो पूरा सिस्टम, तो मैं अब मान लीजिए सिस्टम लेना क्यों सिखा रहा हूं, क्योंकि अगर मान लीजिए उसने टेंशन नहीं पूछा तो हम टेंशन क्यों निकालें। अगर हमसे सिर्फ इतना ही पूछा गया है फाइंड आउट कॉमन एक्सेलरेशन, तो कॉमन एक्सेलरेशन के लिए हमें जब टेंशन की जरूरत नहीं है तो हम ऐसा सिस्टम क्यों माने जिसमें टेंशन हमें मजबूर हो जाए निकालने के लिए, है ना। मेरी बात समझ में आ रही। तो पूरा सिस्टम ले लेंगे। अब देखो बेटा सारी चीजें पढ़ा चुके, पूरा सिस्टम जब ले लोगे तो एक इसका mg sin थीटा लगेगा 5g sin 37 लगेगा कि नहीं, एक इसका mg cos sin थीटा लगेगा, ये तो 3 है ना, और ये लगेगा 5g sin, ये टेंशन इंटरनल हो जाएगा कि नहीं बेटा, और एक ये फ्रिक्शन Fr1 लगेगा और एक ये फ्रिक्शन Fr2 लगेगा। ये नॉर्मल होगा mg cos थीटा होगा, ये इसका नॉर्मल होगा, इसका mg cos थीटा होगा। ये सारी बातें बता चुके। अब नीचे की तरफ अगर आप देखोगे तो कौन कौन से फोर्स नीचे की तरफ लगे, एक ये एक्सटर्नल फोर्स है भाई, वेट जो होता है mg होता है वो अर्थ लगाती है, अर्थ का फोर्स एक्सटर्नल है जब तक अर्थ को सिस्टम में नहीं मानोगे, है ना। तो जो mg का कंपोनेंट है वो भी एक्सटर्नल है, तो 5g sin थीटा इसका और 3g इसका। नीचे की तरफ क्या लग रहा है 8g माइनस टेंशन इंटरनल फोर्स हो गया बेटा, ये Fr1 एक्सटर्नल है, ये Fr2 माइनस Fr1 माइनस Fr2, तो माइनस Fr1 हो गया μ1 3g cos थीटा, म्यू एन होता है ना बेटा, म्यू एन, और इस वाले का फ्रिक्शन μ2 और n2 हो जाएगा। और नॉर्मल इंक्लाइंड प्लेन पे नॉर्मल की वैल्यू क्या होती है, mg cos थीटा के बराबर होती है ना, बताओ। तो mg cos 37, ये दो फ्रिक्शन अपोज कर रहे हैं, सिस्टम का मास है m1 + m2 8 इंटू एक्सीलरेशन। बताओ बेटा समझ में आया। यार पिछली वाली तो इक्वेशन है, पिछली बार टेंशन नॉर्मल इंटरनल हो गया था, यहाँ टेंशन इंटरनल, कुछ नया थोड़े ना है। समझ में आ रहा है सबको, बताओ कोई समझ ना आ रहा हो। अबे अब नॉर्मल थोड़े ना बताएंगे कि mg cos थीटा होता, कितनी बार बताया यार इंक्लाइंड प्लेन पे, बताओ। फ्रिक्शन म्यू एन है, काइनेटिक है तो पूरा पूरा लगेगा, कम ज्यादा भी नहीं लगेगा। तो ये है 80 इंटू 3/5 कितना होगा 48 माइनस μ1 कितना है 0.2 इंटू कितना है ये 32 4/5 24 माइनस μ2 है 0.4 इंटू 20.8 ये कितना आ रहा है 27.2 3 ये एक्सेलरेशन आ गया। अब जैसे टेंशन नहीं जा रहा है तो टेंशन में सिर्फ एक बॉडी पकड़ लो, पीछे वाली पकड़ लेते टेंशन ये है, और इस पे एक इसका mg sin थीटा लगेगा, क्या होगा 5g sin 37, ये फ्रिक्शन लगेगा, इनसे मतलब नहीं है ना ये फ्रिक्शन, तो नीचे की तरफ आएगा t प्लस 5g sin 37 माइनस फ्रिक्शन Fr2। देखो Fr2 कितना है, यहां अभी निकाला है हमने, ये 16 न्यूटन है Fr2, यहीं से यूज कर लो, इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 5 है। F बराबर m चल रहा है कितने दिनों से, F बराबर m ही तो लगा रहे हो, कि बोले थे कि नहीं F बराबर m चलता रहेगा महीना भर। तो भैया कर लोगे कॉन्टैक्ट वाले और थ्रेड वाले, ठीक। अब मैं आपको एक सवाल और बहुत ही कॉन्सेप्चुअल कराने वाला हूं, इसे आप स्टेप वाइज फ्रिक्शन कह सकते हो, चाहो तो ऊपर एक छोटी सेटिंग डाल दो याद रखने के लिए, स्टेप वाइज फ्रिक्शन। ज्यादा है, आगे के डाले नहीं।
सही है, 30 है शायद। अभी काकादे में काइनेमेटिक्स ही चल रही, क्योंकि शुरुआत से पढ़ाना चालू किया हुआ। नहीं, खत्म कर दी, प्रोजेक्टाइल शुरू कर दी। दो क्लास हो गई प्रोजेक्टाइल में, एक क्लास हो गई, 2 और पढ़ाएंगे और उसके बाद 3 क्लास में रिलेटिव पढ़ाते हैं। 10-12 दिन हो जाएंगे। 11 जल्दी होगा नहीं वहां पे, तुम्हारा नहीं होगा जल्दी, इतनी जल्दी कैसे हो जाएगा? फरवरी एंड में जाकर खत्म होगा कोर्स तुम्हारा, वो भी जब संडे पढ़ाएंगे, एक्स्ट्रा पढ़ाएंगे। हाँ, इतना सारा एक्स्ट्रा पढ़ाएंगे तब उनका होगा मार्च अप्रैल में। ठीक भी है। अब वैसे कोरोना से पहले मार्च में 12th का शुरू हो जाता था, इस बार 25 मार्च या 1 अप्रैल से शुरू किया था, अगली बार 5 अप्रैल 10 अप्रैल से शुरू हो जाएगा 12th खत्म। बस ये था, यहाँ इस बार भी हमने लक्ष्य बनाया था कि 15 अगस्त को 12th का कोर्स खत्म करके झंडा फहराएंगे, तभी 12th वाले मौज लेते हैं। अभी खत्म होने वाला भी नहीं, अभी 1 महीना और चलेगा मौज। इसलिए अब क्या हुआ, कोविड हो गया, ऑनलाइन क्लास चलती रही, एक बात को 4-4 बार बताना पड़ा, कोर्स ही नहीं खींच रहा था ऑनलाइन में, तो क्या करें? जब कैसे झंडा फहर जाए? एक बच्चा कह रहा था, सर यार अब इस 15 अगस्त को कह रहा सर हम लोग तो आज खत्म करने वाले थे, तुम लोगों वाले में भी टारगेट बनाएंगे 15 अगस्त का। 15 अगस्त को 12th का खत्म करने का मतलब समझते हो कितना टाइम मिलेगा हमें रिवीजन का? ऐसा नहीं कि हमने खत्म है 15 अगस्त नहीं तो 5 सितंबर तक खत्म, हर मार्च में चालू कर देते थे हम लोग, फेब में खत्म करके। अब मान लो 5 मार्च से चालू कर दिया, तो मार्च अगर 10 मार्च से मान लें तो मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त 6-6.5 महीने में 12th का कोर्स खत्म हो जाता है। 11th का कोर्स से 12th का कोर्स आधा है। कंटेंट वाइज 50% पढ़ाना, मतलब क्लासरूम टीचिंग में आधा समय लगता है, क्योंकि नंबर ऑफ चैप्टर्स भी कम है और सरल भी है। 11th में मैकेनिक्स है ना, मैकेनिक्स अपने आप में 12th के सिलेबस के बराबर है। मैकेनिक्स में टाइम लगता। अब तुम देखो न्यूटन फ्रिक्शन में कंसेप्ट कितने थे, पहले दिन कंसेप्ट खत्म हो गए। जहां एंगल ऑफ रिपोज एंगल ऑफ फ्रिक्शन हो गया, खत्म हो गए। सवाल ही तो करवा रहे हैं तुमको, कोई थ्योरी पढ़ा रहे हैं क्या? ये समय लगता है, नहीं पढ़ाएंगे तो कर नहीं पाओगे। कौन से हर नए सवाल में नया सोचना है, नया करना है। अरे कूड़ा है सब, बहुत कूड़ा। मतलब ये समझ लो आगे के यूनिट्स में टाइम नहीं लगता, जैसे रोटेशन खत्म हो जाएगी, ये समझ लो 75% 11 खत्म। रोटेशन वैसे तो हम 1.5 महीने पढ़ाते थे, लेकिन 1 महीने पढ़ाएंगे तुम लोग। नहीं, रोटेशन हमको रिपीटर्स को पढ़ाने में 1 मंथ, 11th वालों को पढ़ाने में हमको हमेशा 40 से 45 दिन लगता है रोटेशन पढ़ा। बहुत मतलब रोटेशन समझ लो ना, बहुत बेहतरीन चैप्टर। जितना तुमने पढ़ा हो मैकेनिक्स, काइनेमैटिक्स, लॉस ऑफ मोशन, सर्कुलर मोशन, वर्क फॉर एनर्जी, सेंटर ऑफ मास, मोमेंटम, कोलिजन, सब कुछ यूज होता है। सारे कॉन्सेप्ट मिक्स हो जाते हैं फिजिक्स के जाके, तब रोटेशन होता है, तब रोलिंग समझ में आती है। और पढ़ाने वाले के लोग 5 दिन में पढ़ा देते हैं, कोचिंग वाले भी वो हो गई बेटा, देखो पहिया घूम गया, घुमा के दिखा देते थे, हो गई रोलिंग, हो गई। बहुत बेहतरीन, वही तो असली मैकेनिक्स है। मतलब हमने देखा है कि इवन मतलब लोग पढ़ाने वाले भी लोग कभी कभी कहते हैं, सर मैं सेंटर ऑफ मास तक तो बड़ा कंफर्टेबल हूँ, रोटेशन में आके दर्द होने लगता है। और रोटेशन जब आपने पढ़ लिया और पढ़ाने वाले ने पढ़ा लिया, तो फिर समझ लो वही टीचर असली है और वही स्टूडेंट असली है, जिसने समझ लिया और जिसने पढ़ा दिया वही टीचर है, उसी को मैकेनिक्स आती है। जैसे अलजेब्रा और कैलकुलस मैथ्स में माना जाता है। अलजेब्रा और कैलकुलस अगर समझ ली तो समझ लो तुम्हारी गणित तुम्हें आ गई। ठीक है, बायो का अपना पता नहीं, बायो का कोई अंदाजा नहीं भाई, तो इसलिए चुपचाप सीखते रहो। अब ये मान लो, अब हम मैकेनिक्स के कोर पार्ट में एंटर, अब हमने मैकेनिक्स का बेसिक खत्म किया। काइनेमैटिक्स, लॉज ऑफ मोशन, मैकेनिक्स का बेसिक। सर्कुलर मोशन, वर्क फॉर एनर्जी से मैकेनिक्स का कोर पार्ट स्टार्ट होता है, स्कोरिंग पार्ट, जिससे कंपटीशन में सवाल बनते हैं ज्यादा। ये इसलिए इतना टाइम पढ़ाया जाता है क्योंकि ये यूज होगा हर चैप्टर में जाके, इसके बेसिक्स यूज होंगे। तो एनएलएम का सवाल एक ही आता है पूरे जेई में, वो भी हर साल आता नहीं। पूरी काइनेमेटिक्स का एक सवाल आता है, पढ़ना 1.5-2 महीने पढ़ता है,
पूरे एनएलएम का एक सवाल आता है, एनएलएम पूरा समझ रहे हो, पूरा एनएलएम, पूरे एनएलएम का मतलब है फोर्स फ्रिक्शन मिला के, और उसमें सर्कुलर भी मिला दो तब जाके एनएलएम होता है। आगे रोटेशन के आते हैं 5 सवाल 6 सवाल 4 सवाल, क्योंकि रोटेशन में ही वो सब एनएलएम लगवा लेते हैं, उसी में बेसिक यूज हो रहा है। वर्क और एनर्जी आता है, सेंटर ऑफ मास मोमेंटम कोलिजन के 2-3 सवाल आते हैं, ग्रेविटेशन आता है, एसएचएम आता है, ये है एसडी मैकेनिक्स। ठीक है, इसलिए इतना आगे का मत सोचो, जितने सरलता से ये सीख रहे हो इससे ज्यादा आसानी से रोटेशन सिखा दूं, इतने ज्यादा आने लगी रोटेशन, बस गैप ना बनने देना। मुझे बस गोला मारने वाले लोग पसंद नहीं है। यस कह रहा था, यस पसंद है भाई मुझे, देखो यस की बात नहीं करो, उसका रीजन है, रीजन ये है कि अगर आप एब्सेंट रहोगे तो बीच में कॉन्सेप्ट छूट जाएंगे, फिर आपको धीरे धीरे क्या होगा, कम समझ में आने लगेगा क्लास में। फिर आप चूंकि एब्सेंट रहे हो, टीचर से बोल नहीं पाओगे, और मेरे जैसे मेरे सामने आओगे मैं थप्पड़ मार दूंगा 2-3 तुम्हारे, मैं तो नाराज हो जाऊंगा, ये क्या कर रहे हो, तुम आए नहीं, अब कैसे समझ में आएगा। फिर तुम में और टीचर के बीच में कम्युनिकेशन गैप होगा, फिर और समय बीतेगा और कम समझ में आने लगेगा, फिर इंटरेस्ट तुम्हारा सब्जेक्ट से छूटने लगेगा, फिर तुम कोचिंग ना आने के बहाने ढूंढते रहोगे। घर वाले कहेंगे कोचिंग क्यों नहीं जा रहे हो, अरे आज सर की तबीयत खराब थी, अरे वो चैप्टर नया चल रहा है, पुराना चल रहा है। धीरे 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 11th आते आते तुम फेल हो जाओ, बात समझ रहे हैं ना। और फिर फाइनली तुम कमी ढूंढोगे कोचिंग में और टीचर में, ताकि घर वालों को समझा सको कि ये कमी रही, सर जी ने ऐसा नहीं किया इसलिए मैं फेल हो गया। सच है पर कड़वा है, पर सच है। और कुछ नहीं, सिर्फ एक, तुम कितने भी वीक हो, कितने भी एवरेज स्टूडेंट हो, मेरी क्लास में अगर तुम रेगुलर आते रहे तो सिखा तो दूंगा मैं फिजिक्स। मैं बच्चे से कहता हूं कि तुम्हें कुछ ना आता हो, तुम आगे बैठना शुरू करो पहले, तो 10 दिन समझ में नहीं आएगा, 5 दिन समझ में नहीं आएगा, ऐसे ऐसे लोगों को सिखा दिया यार, जिन्होंने खुद अपने सपने में नहीं सोचा था कि आईआईटी में हो जाएगा। वो बाहर एक फोटो लगी लड़के की, ओमर करके लड़का है, देखना उसका नाम, मर्सी का ही है। अपने कहता था सर बीएचयू में, आईआईटी बीएचयू में पढ़ रहा है, उसने कहा सर मैं जब आईआईटी का एडमिट मतलब रिजल्ट आ गया हाथ में, तो कहता सर मुझे यकीन ही नहीं हो रहा मेरा आईआईटी में हो गया। हमने अब तो हो गया, यकीन करो बेटा, सपने में नहीं। वो हाँ, तो इसलिए बच्चों सिर्फ रेगुलरिटी चाहिए मुझे क्लास में, सिर्फ रेगुलरिटी, और जितना गाइडेंस दिया जाए, जितना पढ़ाया जाए उसका रिवीजन। अरे धीरे 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 मेहनत करते करते जाने कितने लोग, तो इससे पहले कि तुम्हारा फिजिक्स से इंटरेस्ट छूट जाए और मुझसे तुम्हारा जो कम्युनिकेशन गैप है वो बन जाए, वो नहीं होना चाहिए। यश में अभी वो चीज नहीं आई है, क्योंकि अभी इतने गोले नहीं मारे, हफ्ते में एक मारता है ना। और हम लोगों में कम्युनिकेशन अच्छा है, था हम कह देते बेटा पढ़ लेना, हाँ सर लगा लेंगे, पढ़ लेंगे, आज्ञाकारी है, बहुत अच्छा बच्चा, इसलिए ये अभी वो स्टेज में नहीं पहुंचा है। जैसे आदित्य में मुझे बहुत डर लगता है, ये मुझे अभी सस्पेंस समझ नहीं आ रहा है, करता है कि नहीं करता, मुझे यकीन नहीं हो पा रहा है, क्योंकि बहुत शांत रहता है, ज्यादा डिस्कस नहीं होता आदित्य के हमारे बीच में, सब्जेक्ट को लेके ज्यादा डिस्कशन नहीं होता। जरूरत से ज्यादा ये अपनी बात कर रहा है। अब सुन लो, ये भी सुन लो। कोई बच्चा जब शुरू शुरू में बहुत अच्छा करता है और उसे ये लगता है कि वो बहुत अच्छा करने लगा है, तो वो थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंस आ जाता है। इस चक्कर में उसके जो बातचीत का लहजा है वो थोड़ा बदल जाता है, मतलब कॉन्फिडेंस और थोड़ा टीचर से बात करना, और वो ज्यादा बोलता है। कई बार 2 प्रकार के बच्चे होते हैं, एक जो शांत रहता है और एक तो थोड़ा ज्यादा बोलता है। उसमें क्या होता है, समय के साथ फिर धीरे धीरे डिके होने लगता है उसका टैलेंट, क्योंकि वो उसे ये लगता है कि उसे सब अच्छे से आता है। फिर धीरे देखते देखते जो बच्चे शांत हैं और लगे हैं लगातार कंटिन्यूअस मेहनत कर रहे हैं, वो धीरे धीरे वो उससे ऊपर निकलते रहते हैं। थोड़े दिन तक वो एक्सेप्ट नहीं कर पाता, क्योंकि वो अपने आप से कह रहा होता है अरे कोई नहीं, अभी तो हम आजकल पढ़ाई कम कर रहे हैं, ये थोड़े ना हमारे सामने टिकेगा, अभी थोड़ा आगे है, कोई बात नहीं। लेकिन जब तक वो ये समझ पाता है कि वो अपनी पढ़ाई की मेहनत में कमी कर चुका है, शुरुआत में जितनी मेहनत करता था उतनी मेहनत आज नहीं कर रहा है, जब तक वो समझ पाता है तब तक किसी ने उसको इतना पीछे छोड़ दिया होता है कि वो बहुत बड़ा गैप हो जाता है, और फिर अल्टीमेटली वो उतना परफॉर्म अच्छा नहीं कर पाता जितना करना चाहिए। बात समझ रहे? ये फ्रांस पे ही बोल रहा हूं मैं इसको। फ्रांस का ग्राफ ऐसे उठा था, अब धीरे धीरे नीचे जा रहा है, धीरे धीरे।
उसका ऑब्जर्वेशन प्लान्स ये है कि पिछले कई क्लास सवाल तुमने देखो, एक एक बच्चे का ग्राफ मेरे मन में है। पिछले कई क्लास से तुम क्लास में सवाल लगाते हो पर तुम्हारा सवाल गलत हो जाता है। जितने पहले तुम सही सवाल करते थे उतने सही सवाल तुम अब नहीं करते, तुम्हारा बेकार है। तुम्हें एससी वर्मा हमने कहा, तुमने एससी वर्मा नहीं खरीदी हुई तक, तुम तो नालायक बच्चे हो बिल्कुल। छोड़ो, ठीक है। सबका ऑब्जर्वेशन बाद अकेले में पूछना। सब लोग अपने बारे में मुझसे अकेले में पूछना कि मैं तुम्हारे बारे में क्या ऑब्जर्व करता हूं, हो सकता है तुम्हारे कुछ काम आए। सबके सामने नहीं बताएंगे। हाँ, क्लास के बाद बात करेंगे। चलिए ठीक है, इतना ज्ञान की बातें काफी है। जैसे वरुण पहले हमसे डिस्कस करता है, आजकल डिस्कस नहीं करो वरुण। तुम हम समझ नहीं पा रहे कि तुम किस गहराई में हो इस समय, तो तुम हमको दिखाते नहीं। पहले रोज कॉपी दिखाता था, ये सवाल लगाया सर, ये किया वो किया। हमको दिखाते रहा करो कि सर आज मैंने ये लगाया, परसों ये लगाया, ये नहीं आया वो नहीं आया। मतलब पल चलता रहना चाहिए पूरा हमारा तुम्हारा संवाद। चलिए, तो क्या देने जा रहे थे? सवाल, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देने जा रहे थे, स्टेप वाइज फ्रिक्शन देने जा रहे थे। बेटा सबसे पहले मैं आपको एक कॉन्सेप्ट देना चाहता हूं। क्या देना चाहता हूं? कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि मान लो हमारे पास एक ब्लॉक है और वो एक स्ट्रिंग से कनेक्टेड है जो फुल लेंथ पे है पर टाइट नहीं है, ठीक है। और इस ब्लॉक पे मास इसका 10 किलोग्राम है और फ्रिक्शन कोफिशिएंट 0.6 म्यूएस म्यूके को मान लो, चलो म्यूएस मान लेते हैं। फिर हमने धीरे से एक फोर्स लगाया और इसकी वैल्यू हम स्लोली बढ़ा रहे हैं। पहले ब्लॉक रखा था, स्ट्रिंग कनेक्टेड थी, फोर्स हमने बाद में लगाया। ये रफ सरफेस है, म्यूएस इतना है। अगर हमने फोर्स की वैल्यू 40 न्यूटन लगाई तो बताना है विच ऑप्शन इज करेक्ट। ऑप्शन ए, फ्रिक्शन 40 होगा, टेंशन 0 होगा, या फ्रिक्शन 0 होगा, विच ऑप्शन इज करेक्ट। ए करेक्ट है या बी करेक्ट है? मैंने आपको ऑप्शन दे दिया, आप सोच समझ के मुझे आंसर बताइए। और इसी कॉन्सेप्ट में छुपा है अगले सवाल का आंसर। अरे 0 लिख लिया, फिर टेंशन 40 ही। आयुष का कहना है बी ऑप्शन करेक्ट। आयुष को देखकर विष्णु का भी कहना है कि बी ऑप्शन करेक्ट। चलो, स्वतंत्र विचार रखो अपने अपने आप। अब वरुण क्या कहते हो, बी क्यों? ये तुमने कुछ मिला जुला बता दिया, आंसर तो कितना बताया। फ्रिक्शन 0 क्यों, टेंशन 40 क्यों, यो बताओ। मन ने बस इतना आंसर बचाइए। यश पांडे, स्लैग क्या कनेक्टेड थी पर टाइट फोर्स बाद में लगाया है, वो आप डिसाइड करना है। वो तो फोर्स बाद में लगाया है, जब फोर्स बाद में लगाया तो ये टाइट कैसे हो जाएगी? बॉडी तो खींच नहीं सकती अपने आप। नॉर्मल टेंशन बोलो तो टेंडेंसी खत्म हो जाएगी। देखिए, आयुष जो कह रहे हैं, जो बीमारी के ग्रसित हैं, वही बीमारी जो है बहुत सारे बच्चों को होती है। और ये बड़ा कॉन्सेप्चुअल सवाल है, इसमें बड़ा एम्बिग्यूटी है और ये लड़ाई झगड़ा करा दे सवाल ऐसा है। तो देखो, दो बातें होती है। एक तो ये है कि बहस में पड़ जाओ, नहीं यही होगा, नहीं यही होगा। एक है चुपचाप गुरु की बात मान लो और एग्जाम में नंबर पा लो, ठीक है ना। सबसे पहले मैं तुम्हें समझाता हूं। देखो, एक चीज होता है, हालांकि हमने ये समझा है कि जो स्ट्रिंग होती है वो इनएक्सटेंस, मतलब दो तरह के विचार आते हैं मन में कि जब सर जी हम फोर्स लगाएंगे तो ये टेंशन फोर्स को बैलेंस कर लेगा, तो फ्रिक्शन लगेगा ही नहीं, टेंशन खत्म कर देगा फोर्स के इफेक्ट को। और एक विचार ये आता है कि सर जब फोर्स लगाएंगे
बॉडी आगे जाना चाहेगी तो फ्रिक्शन रोक लेगा इसको, और फ्रिक्शन की लिमिटिंग वैल्यू 60 न्यूटन है। लिमिटिंग तो निकाल लोगे ना म्यू एमजी, नॉर्मल होगा एमजी के बराबर 100 है? और फ्रिक्शन 60, तो सर जी 60 है तो इस 40 न्यूटन को ये फ्रिक्शन 40 बैलेंस करेगा, धागे को खींच ही नहीं पाएगी बॉडी, तो टेंशन 0 रहेगी। ये दो विचार आते हैं। इन दोनों विचारों में कंफ्यूजन ये है कि जब आपने फोर्स लगाया, यदि पहले फ्रिक्शन लग गया तो टेंशन नहीं आएगा, और पहले टेंशन लग गया। अब मुद्दा ये, पहले कौन, फ्रिक्शन या टेंशन? अब सुनो, यहां पर आइडियल मान करके आप नहीं कर सकते, थोड़ा रियल लेवल पे देखना पड़ेगा। कोई भी धागा अगर कनेक्टेड है और पहले से टाइट नहीं है, तो उसे टाइट करने के लिए भले ही 1 माइक्रोमीटर आगे खींचो, पर खींचना पड़ेगा थोड़ा। जब तक स्ट्रिंग की लंबाई थोड़ी बढ़ेगी नहीं, वो टाइट नहीं होगा। क्या मेरी बात मानते हो नहीं? और टाइट होने के लिए पहले बॉडी को क्या करना पड़ेगा? चलना पड़ेगा। चलेगी तभी तो टाइट होगा, और चलने के लिए पहले क्या लगेगा? यानी जैसे ही फोर्स लगाओगे पहले कौन आएगा? फ्रिक्शन आएगा पहले। और अगर 40 लगाया है और ये 60 है तो ये 40 को बैलेंस कर लेगा, टेंशन नहीं आएगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है बेटा? ऑप्शन ए करेक्ट है। और टेंशन कब आएगा? जब ये अगर मैं 60 लगा दूंगा, फ्रिक्शन 60 हो जाएगा, टेंशन 60 से जब ज्यादा लगाऊंगा तब फ्रिक्शन आएगा। इसका मतलब यहां पर अगर हमको फ्रिक्शन का ग्राफ बनाया जाए तो पहले फ्रिक्शन बढ़ता जाएगा 60 न्यूटन तक, 60 रहेगा, और फिर फ्रिक्शन कांस्टेंट हो जाएगा। और टेंशन की बात करें तो पहले टेंशन 0 होगा, 60 न्यूटन तक तो टेंशन 0 रहेगा, फिर टेंशन धीरे धीरे बढ़ेगा 45 डिग्री, क्योंकि इक्वल चेंज आएगा जितना फोर्स बढ़ाओगे। ये टेंशन वर्सेस फोर्स है, ये फ्रिक्शन वर्सेस फोर्स का ग्राफ। बात समझ रहे हैं ना बेटा? नहीं, ये हम जनरल बना रहे हैं, फोर्स बढ़ाते गए। अभी तो हमने 40 के लिए किया है कि अगर फोर्स की वैल्यू को 0 से बढ़ाते जाएं, तो 0 से बढ़ाएंगे तो दोनों 0 0 होंगे। और जब हम इसको बढ़ाते जाएंगे 40 पे 40, 30 पे 30, 10 पे 10, 20 पे 20, 50 पे 50, 60 पे 60 फ्रिक्शन। 60 के बाद ये लिमिट बढ़ा नहीं सकता, तो फिर टेंशन आने लगेगा, फिर वो धागा खींचने लगेगा, जाने की कोशिश करेगा, तब धागे में टेंशन आएगा। तो 60 के बाद फ्रिक्शन कांस्टेंट हो जाएगा, क्योंकि काइनेटिक लगेगा नहीं, बॉडी चल पाएगी नहीं। बताओ। और 60 के बाद तब तक टेंशन क्या था? 0 था। टेंशन धीरे धीरे बढ़ने लगेगा 60 के बाद। समझ में आ रही बात? तो ये कॉन्सेप्ट है। इस कॉन्सेप्ट पे मैं अगला सवाल करा रहा हूं। सुनो, अगला सवाल देखो कैसा सवाल पूछा जाएगा। अगर हम तुमसे कहें हमारे पास 2 बॉडी है, एक 10 kg की और एक ये धागा कनेक्टेड है, एक 10 kg की और बॉडी है, और इस पे हमने 50 न्यूटन फोर्स लगाया। यहां पर μ1 है मान लो 0.4 और यहां पर μ2 है 0.4। तो यहां का लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना हो जाएगा? 40, और यहां का लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना हो जाएगा? 40। mg हो जाएगा 100 नॉर्मल हो जाएगा mg के बराबर। अभी समझ रहे हो कि नहीं बेटा? उसका समझ रहे हो ना? तो म्यू इंटू एन हो जाएगा 40। इसका मतलब यहाँ जो FR1 लगेगा और ये जो FR2 लगेगा, इसकी लिमिटिंग वैल्यू 40, ज्यादा से ज्यादा 40 लग सकता है। अब फोर्स आपने लगाया है 50। समझना, जब आप ये फोर्स लगाते हो, सबसे पहले लॉजिक समझो। लॉजिक, जब सबसे पहले मान लो छोटा सा फोर्स लगाया, 5 न्यूटन लगाया, तो सबसे पहले कौन सा फ्रिक्शन आएगा? ये 5 न्यूटन। यही संभाल देगा इसको, ये धागे को खींच ही नहीं पाएगा। ये धागा कब खींचेगा? जब ये फोर्स इसके फ्रिक्शन से, यानी जब तक 40 को क्रॉस नहीं करेगा तब तक टेंशन नहीं आएगा, और ये धागा जब तक टेंशन नहीं आएगा तब तक ये फ्रिक्शन। और इसका मतलब जब इस फ्रिक्शन की लिमिटिंग वैल्यू क्रॉस हो जाएगी तब जाके कहीं इस फ्रिक्शन का नंबर आएगा। स्टेप वाइज फ्रिक्शन। फर्स्ट स्टेप में इस बॉडी में फ्रिक्शन लगेगा। इस फोर्स को 0 न्यूटन 0 फ्रिक्शन, 5 न्यूटन 5, 10 10, 20 20, 30 30, 40 40, जैसे 41 किया, 41 किया, तो ये 40 पे फिक्स हो गया, टेंशन 1 न्यूटन। फिर ये 1 न्यूटन इसको खींचेगा, यहाँ 1 न्यूटन। जब 41 न्यूटन होगा तो यहाँ 40 होगा, यहाँ 1 न्यूटन होगा। यही नहीं समझ पाते डिवाइड कैसे करें। जैसे हमने ये 50 लगाया तो आधे को 25 25 लगा दें दोनों पे। भाई इस पे तो 40 है, तुम समझ गए कि 50 न्यूटन अगर ये है तो पहले ये पूरा फ्रिक्शन लगा देंगे 40 और बचा हुआ 10 इसमें लगेगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो अगर ये 60 न्यूटन होगा तो इसमें कितना लगेगा? इसमें कितना लगेगा? 70 होगा तो 40, 80 होगा, 81 हो गया तो
40-40 मूव करने लगेगा, काइनेटिक फ्रिक्शन आ जाएगा, फिर तो न्यूटन लॉ लगाएंगे। लेकिन ये बताओ, कोई ये पूछे कि इस फोर्स की वैल्यू कहां तक बढ़ा सकते हैं कि मोशन ना हो? 80 न्यूटन तक बढ़ा सकते हैं, 80 से ज्यादा रखेंगे तो मोशन कर जाएगा, 80 तक मोशन नहीं होगा, क्योंकि दोनों के फ्रिक्शन मिलकर के कितना है मैक्सिमम 80। तो क्या मेरी बात समझ में आ रही है? फिलहाल बताओ जरा फ्रिक्शन कितना होगा? FR1 40 और FR2 का आंसर क्या होगा? 10 और ए का आंसर क्या होगा? 0। अब टेंशन निकालना है तो इस बॉडी को देखो, T इक्वल टू क्या होगा? FR2, तो 10 न्यूटन टेंशन आ जाएगा। अरे बताओ भैया क्या स्टेप? अब मैं चाहे 5 बॉडी लगा दूं, 1 2 3 4 5 लगा दूं और इधर से खींचू, तो पहले फर्स्ट बॉडी पे आएगा, जब लिमिटिंग क्रॉस कर जाएगा तो बचा हुआ फ्रिक्शन इस पे आएगा, और बचा है तो तीसरे पे आएगा, और बचा है तो चौथे पे आएगा। बात समझ रहे हैं ना? स्टेप वाइज फ्रिक्शन, कि जब पहले पे खत्म हो जाएगी, लिमिट निकल जाएगी, तब दूसरे पे फ्रिक्शन आएगा। हाँ, तो उसमें क्या आता? नहीं, नहीं आएगा, क्योंकि उसमें आगे वाली बॉडी पुल नहीं करेगी, चलेंगे तो साथ साथ, पर पुलिंग के लिए आगे वाले का म्यू कम होना चाहिए। बताओ भाई, हो गया? अब जरा बताइएगा, मैं क्वेश्चन देता हूं आप लोगों को। इधर से एक बॉडी लटका दी जिसका मास 10 किलोग्राम है और जी की वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेनी, और इधर हमने 3 बॉडी रख दी। ये 20 किलोग्राम
ये 10 किलोग्राम, ये 10 किलोग्राम, ये μ1 है 0.3, μ2 है 0.5 और μ3 है 0.4। इस वाले धागे पे टेंशन स्ट्रिंग में T1 है, इसमें स्ट्रिंग में T2 है, इस स्ट्रिंग में T3 है। और ये वाला फ्रिक्शन Fr1 है, ये फ्रिक्शन Fr2 है, ये फ्रिक्शन Fr3 है। Fr1, Fr2, Fr3 बताना है, T1, T2, T3 बताना है और एक्सेलरेशन A बताना है कि ये नीचे जाएंगे कि नहीं जाएंगे। फ्रिक्शन का L1 काफी लोगों ने देख लिया, अनलिस्टेड होने के बावजूद। शेयर किया किसी ने? 15 लोगों ने। अगर फ्रिक्शन लेंगे 30, 50, 20, हाँ 100, 70, 20, हाँ हो गया। पहले एक्सेलरेशन बताओ। 0। सबसे पहले बच्चों देखिए, इस ब्लॉक का mg नीचे लगेगा तो इस ब्लॉक का नॉर्मल 100 होगा, 10m इंटू जी। इस ब्लॉक पे नॉर्मल 100 होगा और इस ब्लॉक पे नॉर्मल 200 होगा। इसका लिमिटिंग 200 म्यू n, म्यू 0.4 इंटू 280 होगा। इसका लिमिटिंग 0.5 इंटू 150 होगा और इसका लिमिटिंग 30 होगा। इसका मतलब ये हुआ, और ये जो पुलिंग फोर्स होगा वो 10G मतलब 100 न्यूटन होगा। तो ये 100 न्यूटन का फोर्स अगर पुल कर रहा है बच्चों, और रोकने वाला फ्रिक्शन ज्यादा से ज्यादा 30 इस पे, टेंशन सारे इंटरनल समझो, 30 इस पे, 50 इस पे, 80 और 80 इस पे 160। इसका मतलब अगर ये 16 किलोग्राम से अधिक होती तो ही मोशन होता, बट ये 10 kg है, 160 से कम है तो मोशन, तो एक्सेलेरेशन 0 सबसे पहले। मोशन अगर नहीं होगा तो हर बॉडी पे फोर्स बैलेंस होंगे, नेट फोर्स 0। तो सबसे पहले इसी का एक्सेलेरेशन अगर 0 होगा तो यही टेंशन देख लो कितना होगा, 81 100 हो जाएगा। ये 100 इधर से पुल करेगा, जब ये 100 पुल करेगा तो पहले इसका लिमिटिंग फ्रिक्शन आ जाएगा। Fr1 कितना, 30, 100 में 30 घटा दो कितना बचा, 70। तो 70 इस पे फ्रिक्शन लग नहीं सकता, इस पे कितना लग सकता है, 50। तो पूरा 50 इस पे लग जाएगा। 70 और 30 और 50 80 हो गया, फोर्स 100 है तो 20 अभी भी बचा है। तो Fr3 कितना हो जाएगा, Fr3 20 हो जाएगा। अब T2 निकालते हैं। देखो देखो इस बात देखो, इस पे T2 इधर पीछे की तरफ लगेगा, इस पे, इस वाली बॉडी पे सिर्फ देखो,
ये इधर 100 लग रहा था, ये फ्रिक्शन 30 लग रहा था, तो ये कितना रहा होगा, 70 रहा होगा कि नहीं? तो T2 रहा है 70। अब देखो, आप चाहे आखिरी बॉडी को देख लो, सबसे सरल रहेगा आखिरी बॉडी को। FR3 कितना आया है, 20, और T3 से ही तो बैलेंस होगा, तो T3 हो गया 30, 28 होगा। क्या ये क्वेश्चन समझ आ गया? तो ये कॉन्सेप्ट है स्टेप वाइज फ्रिक्शन बोलेंगे इसको, स्टेप बाय स्टेप फ्रिक्शन डेवलप होता है, बराबर बराबर मत कर देना, ठीक है? अब इसी में अगर हम फोर्स मास बहुत बड़ा कर देंगे तो एक्सेलरेशन हो जाएगा, फिर न्यूटन लॉ, नेट पुलिंग फोर्स अपन टोटल मास लगा देंगे। अरे बताओ, इसके FR3 निकालने के लिए ना, हम सिस्टम की तरह देख लेना इस पूरे को, सब इंटरनल हो जाएंगे टेंशन। इस T1 को तो यही दोनों तीनों फोर्स ही बैलेंस कर रहे हैं अल्टीमेटली, जरूरत ही नहीं पड़ेगा T1 बिना T2 T3 निकाले FR2 FR3 निकाल ले, यही तो स्टाइल है। और उसी में काम का, उसी 100 को फ्रिक्शन ही नहीं, फ्रिक्शन ही तो बैलेंस कर रहा है। हाँ, T3 निकालने के लिए, हाँ सही कह रहा है, उल्टा बोल रहा है, उल्टा। अरे FR3 की जरूरत पड़ेगी या FR2 से भी निकाल सकते हो, T2 70 था, 70 ही आएगा, और ये 50 है तो इधर 20 भी आएगा। ये अरे भाई समझ गए? सार्थक, तुम छुपे रुस्तम हो, समझ नहीं रहे हो सही से, समझो। लिखते नहीं हो क्या, कलम नहीं चलाते? लिखा है? और बताओ। आगे बढ़े, रेडी फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम नया कॉन्सेप्ट पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है? तो ब्लॉक ओवर ब्लॉक, या ब्लॉक ओवर अनदर ब्लॉक। एक ब्लॉक के ऊपर दूसरा ब्लॉक रख के क्वेश्चन पूछा जाएगा। एक्चुअली आओ देखो, समझते हैं बेटा, एक क्वेश्चन करेंगे, उस क्वेश्चन में बहुत तसल्ली से कॉन्सेप्ट समझेंगे। एक्चुअली ये इतना बड़ा टॉपिक है कि मैं 2 क्लास अकेले यही हेडिंग पढ़ा सकता हूँ, लेकिन अभी मैं इसमें सिर्फ 2-3 क्वेश्चन करा करके इस टॉपिक कॉन्सेप्ट क्लोज कर दूंगा, और आपको क्वेश्चंस ढेर सारे बुकलेट मिलेंगे, आप उसको सॉल्व करिए, सीखते रहिए और हमसे डाउट पूछते रहिए, ठीक है? तो देखो, ब्लॉक ओवर ब्लॉक में क्या है बेटा, कुछ इस तरह का सवाल बनता है। एक सवाल से शुरू करते हैं। मान लेते हैं नीचे वाली बॉडी का वेट 10 किलोग्राम है, ऊपर वाली का मास 5 किलोग्राम है, ग्राउंड पे कोई फ्रिक्शन नहीं है, स्मूथ है, पर इन दोनों के बीच में फ्रिक्शन कोफिशिएंट 0.5 है। नीचे वाली बॉडी पे एक फोर्स F लगाया है। बहुत सरल सवाल है, बहुत आसानी समझ में आ जाएगा। नीचे वाली बॉडी का एक्सेलरेशन A1, ऊपर वाली बॉडी का एक्सेलरेशन A2 हम मान रहे हैं, और इन दोनों के बीच में जो फ्रिक्शन है उसे FR मान रहे हैं। हमसे कहा गया है फाइंड आउट A1, A2, FR इफ, कई सवाल है। पहला सवाल, यदि फोर्स की वैल्यू 15 न्यूटन है, यदि फोर्स की वैल्यू 45 न्यूटन है, यदि फोर्स की वैल्यू 75 न्यूटन है, और यदि फोर्स की वैल्यू 150 न्यूटन है। इन चारों सवाल में तीनों आंसर बताने, मतलब 4 अलग अलग सवाल है। एक बार पूरा सवाल सॉल्व करना है F = 15 न्यूटन लेकर के, एक बार पूरा सवाल सॉल्व करना है F = 45 न्यूटन लेकर के, एक 75 न्यूटन लेकर के, एक 150 न्यूटन लेकर के। बढ़िया से कॉपी पे लिख लो, फिर आराम से 2 मिनट के लिए कलम बिल्कुल नीचे रख देना। जब मैं एक्सप्लेनेशन शुरू करूं तो पूरे एक एक शब्द मेरा सुनिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। मुस्कान कहां तक देख लिया एनएलएम?
फ्रिक्शन के देख लिए, शुरुआत के 2-3 देखे थे, 5-6 तक देख लो ताकि थोड़े नॉर्मल टेंशन और क्लियर हो जाए। क्योंकि एनएलएम का यूज हो रहा है ना इसमें, मैक्सिमम 3-4 वर्क फॉर एनर्जी में फिर थोड़ा अधिक समय लगेगा, जितना टाइम एनएलएम में लगा उतना ही वर्क फॉर एनर्जी में लगेगा। कम टाइम में करा 6-7 2 हफ्ते। ना लिख लिया सबने? बहुत बढ़िया बच्चों, सबसे पहले मैंने कहा कलम बिल्कुल रख दीजिए, 2-3 मिनट मुझे बहुत अच्छे से सुनिए। सबसे पहले आइए बच्चों हम यहाँ पे समझा देते हैं। यहाँ जो नॉर्मल रिएक्शन लगता था, ये वाला नॉर्मल N1, ये जो N1 होता था ये पूरी सिस्टम के वेट के बराबर होता था 15G, यानी कि 150 न्यूटन। बताओ होता था कि नहीं? परंतु यहाँ जो नॉर्मल लगता था इन दोनों के बीच में N, ये सिर्फ ऊपर वाले के वेट के बराबर होता था। यस या नो? लेक्चर नंबर 2 में न्यूटन्स लॉ में पढ़ाया था, स्टैक ऑफ लॉ। तो N2 इक्वल टू 5G यानी कि 50 न्यूटन होगा, ये जो नॉर्मल होगा। मतलब 5 किलोग्राम और 10 किलोग्राम की जो कॉन्टैक्ट सरफेस है उस पे जो नॉर्मल फोर्स लगेगा दोनों के बीच का, वो 5 किलोग्राम की बॉडी के वेट के बराबर होगा, यानी 50 न्यूटन होगा अगर हम जी को 10 ले रहे हैं। इतना मामला क्लियर है? तो इस सरफेस पे जो फ्रिक्शन लग सकता है अधिक से अधिक, मैक्स स्टैटिक फ्रिक्शन लग सकता है μs इंटू n। क्योंकि म्यू की वैल्यू अलग अलग नहीं दी गई है तो इसी को μs मानेंगे, इसी को म्यू के मानेंगे। तो 0.5 और ये जो नॉर्मल होगा यहाँ से, यहाँ वाला जो नॉर्मल, इसी सरफेस पे फ्रिक्शन लगाना है ना, वो 50 होगा 50। इसका मतलब ज्यादा से ज्यादा 25 न्यूटन का फ्रिक्शन इन दोनों के बीच में संभव है, पॉसिबल है। यहाँ तक मामला ओके? अब सबसे पहले हम ये विचार करेंगे, हमने आपको फ्रिक्शन के लेक्चर नंबर 1 में डायरेक्शन ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन समझाया था कि सोचिए जी दोनों बॉडी एक के ऊपर रखी थी, ग्राउंड पे कोई फ्रिक्शन है नहीं। जब हम 10 kg वाली बॉडी पे फोर्स लगाएंगे तो सर्वप्रथम हम फ्रिक्शन की डायरेक्शन डिसाइड करेंगे। तो उसके लिए हमने आप लोगों को क्या पढ़ाया था कि टेंडेंसी देखेंगे रिलेटिव मोशन की। उसके लिए क्या समझाया था? पहले फ्रिक्शन को हटा कर देखेंगे कि अगर फ्रिक्शन ना होता तो क्या होता। तो हमने कहा अगर इनके बीच में फ्रिक्शन ना होता तो 5 वाली यहीं बनी रहती, 10 वाली आगे निकल जाती, यानी 10 वाले पे फ्रिक्शन किधर लगेगा? पीछे की तरफ। बताओ लगेगा? अब 5 वाले पे फ्रिक्शन आगे, तो 5 वाले का अगर हमने अभी बनाया 5 kg वाले का, तो एक तो वेट लग रहा होगा, एक नॉर्मल लग रहा होगा। 5 kg वाले पे फ्रिक्शन आगे लगेगा और इसका एक्सेलरेशन इतना, यानी इस बॉडी को एक्सेलरेशन देने का काम किसने किया है? फ्रिक्शन ने। और 10 kg वाले बॉडी पे फ्रिक्शन पीछे लगेगा, ये नॉर्मल लगेगा, एक नॉर्मल ये लगेगा, इनसे हमें कोई मतलब नहीं है, ये फोर्स लग रहा है हमारा। बताओ भैया, तो अगर हमसे हम कहें हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मोशन ऑफ 10 kg, आप कहेंगे F, और हम कहें हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मोशन ऑफ 5 kg, आप कहेंगे फ्रिक्शन। कहेंगे कि नहीं? इतना सब करना नहीं पड़ेगा, ऐसे बिना कलम चलाए आंसर निकालेंगे इस सवाल का। पहले हम लेकिन कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कर रहे हैं, इसलिए हम एक एक चीज आपको समझाएंगे, अच्छे सुन लीजिए। सबसे पहली बात, ये सवाल अच्छा इसलिए है कि हमें पहले से जानकारी नहीं है कि क्या हो रहा है। मतलब 2 सवाल है, क्या ये दोनों बॉडी साथ साथ चल रही हैं? अगर दोनों बॉडी साथ साथ चल रही हैं तो दोनों का एक्सेलरेशन इक्वल होगा, और उस केस में दोनों का मार्ग, कलम छोड़ दे, उस केस में दोनों के बीच में फ्रिक्शन जो लगेगा वो स्टैटिक होगा। पता होगा कि नहीं? अगर दोनों साथ साथ चल रही है, लेकिन अगर दोनों में स्लिपिंग हो रही, फिसल रही है, तो दोनों का एक्सेलरेशन अलग अलग होगा और उनके बीच में काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा। लेकिन हमें पहले से नहीं पता है कि साथ साथ चल रही है कि अलग अलग, क्योंकि अगर अलग अलग चलेंगी तब तो काइनेटिक फ्रिक्शन लग जाएगा, तब तो मामला ओके है। लेकिन अगर साथ साथ चल रही है तो स्टैटिक लगेगा, और मैं तो 0 से 25 में कुछ भी हो सकता हूँ, तो जरूरत के हिसाब से लगूंगा। मतलब 25 लगेगा कि 0 लगेगा कि 15 लगेगा कि 10 लगेगा, हमें कंफर्म नहीं है। इसके लिए हम एक सेट तरीका फॉलो करेंगे। पहले हम इस तरीका लगाएंगे कि चेक करते हुए आगे बढ़ेंगे। पहले हम इस बात को चेक करेंगे कि स्लिपिंग हो रही है कि नहीं हो रही है।
काइनेटिक लग रहा है कि स्टैटिक लग रहा है, साथ साथ चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं। तो एक अजम्पशन के साथ क्वेश्चन को शुरुआत करेंगे। किस अजम्पशन के साथ? पहले ये मानेंगे कि दोनों बॉडी लेट अस सपोज साथ साथ चल, फिर हम देखेंगे कि जो हमने अजम्पशन माना है वो सही है या नहीं है। बहुत पूरा सवाल सॉल्व करेंगे, आप तसल्ली समझते रहिएगा। हम पहले अजम्पशन मान लिया, हमने मान लिया लेट A1 बराबर A2, मान लिया कि दोनों बॉडी जो है वो साथ साथ चल रही है। अगर दोनों बॉडी साथ साथ चल रही है और मैं पूरे को सिस्टम मान लूं, तो ये फ्रिक्शन इधर इस पे इधर फ्रिक्शन कैसा फोर्स हो जाएगा? इंटरनल। केवल F एक्सटर्नल फोर्स रहेगा। पहले पार्ट के लिए सॉल्व कर रहा हूं, F की वैल्यू में 25-15 लिख। तो अगर मैंने A1 A2 इक्वल मान लिया तो A1 इक्वल टू A2 क्या आ जाएगा? 15 न्यूटन फोर्स होगा। पूरे का मास कितना है? 15। फ्रिक्शन इंटरनल है तो न्यूटन लॉ में नहीं आएगा। एक्सेलरेशन कितना होगा? 1 मीटर। ये कंफर्म नहीं है, अभी माना है, एज्यूम किया है, लेट किया है। तो सवाल ये है कि अगर साथ साथ चल रही हैं तो एक्सेलरेशन इतना होगा। अगर, पर ये अगर सही है कि नहीं है ये देखना पड़ेगा। बात समझ रहे हैं? तो हमने कहा यार अभी कंफर्मेशन कैसे हो? आखिर हमें इस बात में डाउट क्यों है कि साथ साथ चलेंगे कि नहीं चलेंगे? डाउट क्यों? कोई ये भी तो कह सकता है अरे सर साथ साथ ही चलेंगे। इस बात में शंका क्यों है कि साथ साथ नहीं चलेंगे? आओ इधर आ दिखाता हूं। नीचे वाली बॉडी पे तुमने फोर्स लगाया है, फ्रिक्शन अपोज करा, तुम फोर्स की वैल्यू 1000, 1 लाख, 1 करोड़ करते जाओगे, ये बॉडी ताबड़तोड़ एक्सेलरेशन से भागेगी, नो प्रॉब्लम। लेकिन ऊपर वाली बॉडी को भगाने का काम किसका है? फ्रिक्शन का। ये कह रहा है मैं 25 के बाद बढ़ूंगा नहीं। इसका मतलब है ऊपर वाली बॉडी के एक्सेलरेट होने की एक लिमिट है कि नहीं? बताओ। ये बॉडी किसी भी एक्सेलरेशन से चलने के लिए तैयार नहीं होगी। मान लो ये मैं फॉर एग्जांपल आपको दिखाता हूं, मैक्सिमम फ्रिक्शन 25 न्यूटन हो सकता है, तो ऊपर वाली बॉडी का मैक्स टू मैक्स कितना एक्सेलरेशन पॉसिबल है? 5। अगर तुम इस सिस्टम को 10 के एक्सेलरेशन से दौड़ा दो तो ये वाली बॉडी जवाब दे जाएगी, कहेगी नहीं हम तो 10 मिल ही नहीं सकता, हमारा फ्रिक्शन तो 25 से ज्यादा है नहीं। उस केस में ये तो आगे भाग जाएगी, पर ये उसके साथ साथ, इसलिए चूंकि यहां पर इस ऊपर वाले ब्लॉक के मोशन के लिए फ्रिक्शन रिस्पॉन्सिबल है और जो कि लिमिटिंग नेचर का होता है, एक टाइम के बाद अपनी वैल्यू बढ़ाना बंद कर देता है, इसका मतलब है ऊपर वाले ब्लॉक का एक्सेलरेशन एक टाइम के बाद ज्यादा नहीं हो सकता। तो इसलिए यदि हम सिस्टम को बहुत अधिक से चलाने की कोशिश करेंगे तो दोनों बॉडी साथ साथ नहीं चल पाएंगी। केवल वही बॉडी साथ साथ जाएगी, तुम्हारे साथ जाएगी जिसपे तुमने फोर्स लगा रखा होगा। दूसरी वाली बॉडी पीछे छूट जाएगी और दोनों में क्या शुरू हो जाएगी? स्लिपिंग। तो वो स्लिपिंग शुरू हो रही है कि नहीं हो रही? समझ में आया डाउट क्यों था? क्योंकि स्लिपिंग के चांसेस हैं अगर फोर्स की वैल्यू बहुत ज्यादा हुई। पर अभी हम देखते हैं कि इस केस में स्लिपिंग हुई है कि नहीं हुई है। तो हम किसी एक बॉडी का एफबीडी बनाएंगे, एनी वन बॉडी, जैसे ऊपर वाली बॉडी ज्यादा है, और हम ये पता कर लें कि हमने जो असम्पशन माना था कि दोनों साथ साथ चलेंगे, उस आधार पे दोनों का एक्सेलरेशन 1 आया है। क्या इस एक्सेलरेशन से ऊपर वाली बॉडी हमारी चल पाएगी कि नहीं चल पाएगी? तो हमने ऊपर वाली बॉडी के पास गए, हमने कहा हेलो ऊपर वाली बॉडी कैसी हो? तो बोला ठीक है। तो हमने कहा ये बताओ तुम्हें हम अपने साथ चलाना चाहते हैं। तो उसने कहा कितने एक्सेलरेशन से? तो हमने कहा 1 से। तो उसने कैलकुलेट करके बताया, इस पर न्यूटन लॉ लगाएंगे हम, Fr इज इक्वल टू ma, लगाएंगे कि नहीं? इसने कहा देखो हमारा मास है 5 और तुम हमको देना चाहते हो एक्सेलरेशन 1, तो हमें कितने न्यूटन फ्रिक्शन की आवश्यकता होगी? 5 न्यूटन। इसने कहा खाते में कितना है? 25 है। बोले कोई दिक्कत नहीं, साथ साथ चलेगी। बात समझ रहे हैं? इससे कहते हैं बच्चों कौन सा फ्रिक्शन? रिक्वायर्ड फ्रिक्शन। क्या कहते हैं इसे? यदि रिक्वायर्ड फ्रिक्शन की वैल्यू जो जरूरत है वो हमारे खाते में जो पड़ा हुआ रोकड़ा उससे कम है तो जरूरत पूरी हो जाएगी। ये कह रहा है कि भैया 1 के एक्सेलरेशन चलने के लिए तो मुझे 5 की जरूरत पड़ेगी, मेरे पास तो 25 है, चलो चलते हैं भाई। इसका मतलब है ये बॉडी बड़े आराम से 1 के एक्सेलरेशन से चल सकती है। इससे कोई और दूसरे को चेक करने की जरूरत नहीं, क्योंकि उस पर तो तुम फोर्स ही लगा रहे हो, उसको तो जितना ज्यादा फोर्स लगाओगे उतना ज्यादा एक्सेलरेशन होगा। तो जैसे तुमने रिक्वायर्ड फ्रिक्शन लगाया और जैसे तुमने पाया कि फ्रिक्शन रिक्वायर्ड लिमिटिंग से कम है, ये जो 5 न्यूटन है ये 25 से कम है, ये कंडीशन होती है किसकी? फॉर नो स्लिपिंग। यहां से कंफर्म हो गया कि स्लिपिंग नहीं हो रही है, क्योंकि जो जरूरत पड़ी है फ्रिक्शन की वो हमारी लिमिटिंग से कम है। अब मान लीजिए यहां 30 न्यूटन की जरूरत होती, 30 है ही नहीं फ्रिक्शन, तो 30 कैसे मिलता बताओ? तो क्या जरूरत पूरी हो पाती? तो यदि रिक्वायर्ड फ्रिक्शन की जरूरत, जो जरूरत है फ्रिक्शन की, रिक्वायर्ड फ्रिक्शन लिमिटिंग से बड़ा होगा, उस केस में क्या हो जाएगी? स्लिपिंग। और उस केस में दोनों। तो इस केस में तो स्लिपिंग नहीं हो रही है। अगर स्लिपिंग नहीं हो रही है इसका मतलब जो माना था वो सही माना था, असम्पशन करेक्ट हो गया, यही आंसर हो गया। इसका मतलब आंसर क्या हो गया प्यारे बच्चों? कि A1 A2 दोनों बराबर होंगे
और फ्रिक्शन स्टैटिक लगेगा, उतना ही लगेगा जितने की जरूरत है। कितने की जरूरत थी? 5 न्यूटन की। तो 5 न्यूटन स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा। क्या पूरा प्रोसेस समझ में आ गया? लेकिन कहानी अभी बाकी है, आगे सुन लो, एक केस और सुन लो। दूसरा सवाल सॉल्व कर दोगे। 45 है, तो मान लो साथ साथ चलेगा, तो 45 पे एक्सेलरेशन कितना आएगा? 3 आएगा। ऊपर वाले से पूछा 3 पे कितना फ्रिक्शन चाहिए? 15 में कोई दिक्कत? तो साथ साथ चलेगा। ऐसे हो जाता है, देखते ही हो जाता है। फिर आ जाओ 75 पे। 75 पे कितना? 5 पे कितना फ्रिक्शन चाहिए? 25। इक्वल तो है, 25 है। 25 कह रहा कोई बात नहीं, खाता खाली कर देंगे, चलेंगे, लेकिन हम, बात समझ में आ रही है कि नहीं? लेकिन जैसे यहां तक समझ में आ गया, यहाँ A1 A2 दोनों इक्वल होंगे, 3 होंगे, और फ्रिक्शन लगेगा 3 न्यूटन। यहाँ A1 A2 दोनों इक्वल होंगे, 5 होंगे, फ्रिक्शन पूरा लिमिटिंग लग जाएगा 25 न्यूटन। लेकिन यहां तक स्लिपिंग, ये तीनों एक जैसे केस है। लेकिन जैसे तुमने 150 लगाया, तुमने कहा 150 फोर्स है, दोनों तुमने माना दोनों साथ साथ चलेंगे। 150 समझिए, 150 समझिए। जैसे तुमने 150 माना और तुमने एज्यूम किया लेट A1 बराबर A2, तो 150 को जैसे तुमने 15 से डिवाइड किया, एक्सेलरेशन कितना आ गया? तुमने कहा 10, तुम इसके पास गए, तुमने कहा 10 से चलना है, तो ये बोला कि देखो भैया हमारा रिक्वायर्ड फ्रिक्शन है 5 इंटू 10 कितना? बोला ये तो लिमिटिंग से बहुत ज्यादा, खाते में 25 है, तुम 50 मांग रहे हो, कहां से दे पाएंगे? ये बोला भैया नहीं चल पाएंगे, हमको चलाने वाला इतना बड़ा नहीं कि हमको इस एक्सेलरेशन से चला सके। मेरी बात समझ में आ रही है? तो ये कह रहा मैं नहीं चल पाऊंगा आपके साथ। तो यहां पर हमने जो माना था कि साथ साथ चलेंगे, क्या हो गया? गलत हो गया, रॉन्ग हो गया। तो सर जी माना क्यों? लेकिन पता तो चल गया कि अलग अलग चलेंगे, कंफर्म तो हो गया कि स्लिपिंग होगी, और ये भी कंफर्म हो गया कि कौन सा फ्रिक्शन लगेगा? काइनेटिक लगेगा। तो यदि हम ट्रू हो गए तो वही आंसर है जो सॉल्व किया, और यदि हम रॉन्ग हो गए, फॉल्स हो गए, तो अगले कदम पे आंसर है। कैसे आंसर है? दोनों में काइनेटिक फ्रिक्शन लगाओ, अलग अलग न्यूटन लॉ लगा लो। क्योंकि ये वाली बात तो रॉन्ग हो गई, क्योंकि रिक्वायर्ड फ्रिक्शन लिमिटिंग से बड़ा आ गया। तो अब हमने कहा कंफर्म है कि काइनेटिक लगेगा, काइनेटिक लगेगा। ऊपर वाली बॉडी पे 25 न्यूटन काइनेटिक लगाया, A2 की वैल्यू कितनी आ गई? 5 आ गई। 25 को 5 से डिवाइड कर दिया, भाई समझ रहे हो? F/n, अरे समझ रहे हो कि नहीं? और नीचे वाली बॉडी को याद को बनाए दे रहे, नीचे वाली बॉडी पे 150 तुमने लगाया था, काइनेटिक लग रहा है, और काइनेटिक फ्रिक्शन कहता है हम तो पूरा लगते हैं, काइनेटिक में कोई चिंता वाली बात ही नहीं। तो इस पे काइनेटिक पीछे लगा दिया, और इसका एक्सेलरेशन हो गया 150 माइनस 25 डिवाइड बाई 10, कितना आएगा? 12। यानी नीचे वाले ब्लॉक का एक्सेलरेशन 12.5 और ऊपर वाले ब्लॉक का एक्सेलरेशन कितना हो गया? 5। दोनों का अलग अलग आ गया। देखो यदि साथ साथ चले तो वही आंसर है, और अगर स्लिप भी हुए तो कंफर्मेशन तो हो गया स्लिपिंग का। कई बच्चे कहते हैं लो हमने माना था गलत हो गया, फिर क्यों सर कर रहे हो? पहले से कोई दूसरा रास्ता नहीं था, पहले से तो नहीं पता था स्लिपिंग हो रही। मेरी बात समझ में आ रही? ये तरीका इसलिए अच्छा है क्योंकि दोनों बातें कवर हो रही। अगर स्टैटिक फ्रिक्शन का केस है तो वहीं खत्म हो जाएगा, अगर काइनेटिक का केस है तो रिक्वायर्ड फ्रिक्शन की वैल्यू लिमिटिंग से ज्यादा आ जाएगी। उस केस में हम क्या करेंगे? दोनों का अलग अलग एफबीडी बना लेंगे, काइनेटिक फ्रिक्शन लगा देंगे, क्योंकि यही तो नहीं पता था पहले से कि कितना फ्रिक्शन लग रहा है। फिर दोनों के लिए अलग अलग न्यूटन्स लॉ लगा लेंगे और फटाक से अलग अलग एक्सेलरेशन निकाल लेंगे। स्लिपिंग के केस में काइनेटिक वैल्यू रहेगी म्यू के एन। अगर म्यू के अलग दिया होता तो फिर हम 25 की जगह कुछ और लगा देते, लेकिन अभी चूंकि म्यू की वैल्यू एक ही दी थी तो लिमिटिंग वाला ही काइनेटिक हो गया। म्यू एन होता है ना काइनेटिक भी, पर ये म्यू एस एन होता है, वो म्यू के एन होता है, पर म्यू के और म्यू एस की वैल्यू सेम दी गई थी, इसलिए लिमिटिंग को ही काइनेटिक मान लिया हमने। अरे पूरा प्रोसेस समझ में आएगी नहीं भैया? लिख लो लिख लो। लेंथ चाहिए होगा।
कह रहे थे एकांश पूछ रहे थे कहाँ से स्टार्ट करना है पूरे के साथ। पहले क्वेश्चन नोट करो, फिर ये यहाँ से शुरू करना, ये लिखो, ये लिखो, सब लिख डालो, देख लिया करो कौन क्या है पहले लिखा। मेन तो समझना इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट टर्न पे भाई सर्कुलर चालू करेंगे। वर्क सर्कुलर के बाद पहले वर्क और एनर्जी पढ़ा दें। हम पहले सर्कुलर पढ़ा दें। एक्चुअली सर्कुलर को दो हिस्सों में पढ़ाते हैं, एक हॉरिजॉन्टल सर्कुलर, एक वर्टिकल सर्कुलर। हॉरिजॉन्टल टर्निंग ऑफ फ्लूइड्स, सर्कुलर टर्निंग, ये सब अभी पढ़ा देंगे। फिर वो धागे वाला जो वर्टिकल सर्कुलर पोर्शन होता है ना वर्टिकल प्लेन में, वो वर्क और एनर्जी में पढ़ाते हैं, क्योंकि उसमें कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी और वर्क एनर्जी थ्योरम यूज होता है। क्या मैकेनिक्स की क्या एक दिन में? सर एक दिन में तीनों करा दूं, वर्क और एनर्जी कैसे चालू? तुम मारा क्यों नहीं उनको यार जाके तुम लोगों ने? गलत है बिल्कुल, बताओ, धिक्कार है ऐसे लोगों पे, जीवन बेकार है ऐसे टीचरों का। सर्कुलर न्यूटन्स लॉ मोशन फ्रिक्शन एक दिन में करा दिया, हद है। मतलब द स्पीड ऑफ लाइट से भी ज्यादा तेज निकल गए। जितना करने में हम लोग को 1.5-2 महीने लग जाएंगे, स्कूल की एक क्लास में तो कायदे में ये एक सवाल हो पाएगा अगर समझाया जाए अच्छे से 40 मिनट में। वो तो तुम लोग बेसिक अच्छे से सीख रहे हो, फटाफट समझ गए। 2 सवाल ऐसे करवा दो, एक लेक्चर निकल जाएगा स्कूल। जो ठीक होने चाहिए वही नहीं ठीक है। आजकल मैथ्स और साइंस वाले भी ह्यूमैनिटी की तरह पढ़ाते हैं सब्जेक्ट। देखो बेटा, एक अकबर था, उन्होंने कहा फलाने नहीं कोर्स नहीं, ऐसा नहीं ना कि प्रॉपर अगर पढ़ा दे। एक लेक्चर तो पर डे होता होगा। अगर हम मान लें अगर हम मान लें 5 डेज क्लासेस हो रही हैं और 1 आवर मैथ्स पढ़ाई जा रही है, तो बड़े आराम से खत्म की जा सकती है। कौन कह रहा है जी एडवांस का कराओ? उतने कॉन्सेप्ट 1 आवर हम लोग भी तो कितना ही पढ़ते हैं, उतना ही पढ़ते जितना स्कूल का होता है। टाइम थोड़ा ज्यादा लग जाता है बस। हफ्ते में 5 घंटे से ज्यादा नहीं पढ़ते एक सब्जेक्ट। भाई 1.5 से पौने 2 घंटे क्लास होती है हमारी। 3 क्लास होती है, उन्होंने 3 ही होती, कभी संडे हो जाए तो बात अलग। एससी वर्मा में 11th में दी है, वैसे 12th का पार्ट यूपी बोर्ड में 11th में हुआ करती थी जब हम पढ़ते थे, और आईएससी सीबीएसई में 12th में। नूतन में तो 11th में दी है। हाँ हो गया। चलो ना, नहीं बता रहा। चलो इस सवाल को करो। अच्छा बच्चों, बात नहीं, ये 2 किलोग्राम की बॉडी है, ये 3 किलोग्राम की बॉडी है, ये फ्रिक्शन नहीं है यहाँ पर कोई। ये 15 न्यूटन फोर्स है और यहाँ पर म्यू की वैल्यू 0.5 है, 0.6। तो नीचे वाले का एक्सेलेरेशन a1 है, ऊपर वाले का a2 है। तो a1 बताना है, a2 बताना है, फ्रिक्शन बताना है।
हो गया। अरे उससे आंसर नहीं फर्क पड़ेगा। क्या करोगे, मान लोगे लेट A1 इक्वल टू A2, लेट A1 इक्वल टू A2 और 15 डिवाइड बाई 5 कितना हो जाएगा 3। ऊपर वाली बॉडी पे फ्रिक्शन आगे लगेगा तो रिक्वायर्ड फ्रिक्शन कितना हो जाएगा, एक्सेलरेशन 3 इंटू ए m इंटू ए 6 न्यूटन और लिमिटिंग कितना है यहाँ पे 0.6 टू नॉर्मल है 12 न्यूटन लिमिटिंग चाहिए से, तो स्लिपिंग नहीं होगी और यही आंसर हो जाएगा। A1 A2 3 हो जाएगा, फ्रिक्शन 6 हो जाएगा। ठीक है, तो आज की क्विज में एक क्वेश्चन और ऐड कर लेना। ये 2 kg है, ये 8 kg है। यहाँ पर म्यू की वैल्यू 0.6 है और यहाँ पर म्यू जीरो का मतलब स्मूथ सरफेस। आपको बताना है कि ये मैक्सिमम फोर्स कितना लगा सकते हैं, मैक्सिमम फोर्स F बताना है फॉर नो स्लिपिंग। कितना मैक्सिमम फोर्स लगाया जाए ताकि स्लिप ना करे, और आपकी क्विज स्टार्ट होती है यहाँ से। इस क्वेश्चन को आप ट्राई करेंगे और इसमें मैं ढेर सारे 2 ब्लॉक अगली क्लास में जो क्विज लूंगा उसमें केवल इसी तरह के क्वेश्चंस दूंगा, वेरिएशन 10 सवाल बना के दूंगा 2 बॉडी पे, वही तुम्हारी क्विज होगी और सर्कुलर स्टार्ट कर दूंगा। ठीक, तो क्विज निकाल लो सब लोग। उसी क्विज में ये सवाल लिख लो, ऐड कर लो, कहीं जगह निकाल के सबसे लास्ट पेज पे जगह है क्वेश्चन नंबर, क्योंकि क्विज मैंने अभी बनाई, इसके आंसर्स मेरे पास नहीं है, लेकिन तुम सॉल्व कर लेना, मैं आंसर सॉल्व करके 10-15 मिनट में बता दूंगा। सॉल्व करने का प्रयास करो सभी लोग। क्वेश्चन पूछ ले, आ जाओ तुम पास हो गए बेटा। Thank you, sir.